नमस्कार साथियों, आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, जिसके बारे में बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो कमेंट्स के दौरान हो, कंसल्टेशन के दौरान हो या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना ही क्यों ना हो। और वो क्वेश्चन है कि कुंडली के जो रिक्त स्थान हैं, जो खाली भाव हैं, जहां पर कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए होते, उन भावों से संबंधित प्रभाव हमें जीवन में किस प्रकार प्राप्त होंगे? क्या उन भावों से संबंधित चीजें हमें जीवन में प्राप्त ही नहीं होंगी या उनका प्रभाव हमारे जीवन में शून्य हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन है, इनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी जिन लोगों ने मुझसे कंसल्टेशन प्राप्त कर रखी है, उन सभी को पता है कि मैं कुंडली के 12 भावों को अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, और जो मैं आज बिंदु लेने वाला हूं उन्हें भी वहां पर कवर करने की कोशिश करता हूं। तो आइए वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि कुंडली में जो खाली भाव होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है और उन्हें किस तरह से हमें समझना चाहिए। इसी के साथ साथ देखेंगे कि सुप्त भाव किसे कहते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है, उन्हें हमें कैसे देखना चाहिए। और इसी विषय के ऊपर हम कुछ उदाहरण कुंडलियां भी लेंगे और उसे समझेंगे कि खाली भाव किस तरह से हमें परिणाम देते हैं। तो आइए साथियों, विषय को अच्छे से शुरू करते हैं और समझते हैं खाली भाव को कैसे समझें। साथियों, ये आपके सामने एक खाली जन्म पत्रिका आपको नजर आ रही होगी। इस खाली जन्म पत्रिका में जहां पर टिक मार्क है, ये कुंडली का लग्न है, जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं। और हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि लग्न खाली है, लग्न में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो हमें इसे कैसे समझना है। तो मान लीजिए लग्न अगर खाली है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है। क्या वह शुभ दृष्टि है या फिर अशुभ दृष्टि है, इसे हमें समझना होगा। यानी आपके लग्न को कौन सा ग्रह देख रहा है, और यदि वो शुभ ग्रह हुआ तो वो लग्न पर शुभ प्रभाव देगा, अपना शुभ प्रभाव डालेगा, और डेफिनेटली आपको शुभ रिजल्ट लग्न के बारे में देखने को मिलेंगे। यानी कि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, डेफिनेटली आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये कुछ आपको अच्छे रिजल्ट लग्न के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अब यदि अशुभ ग्रह हुआ और वो दृष्टि डाल रहा है, पाप ग्रह हुआ वो दृष्टि डाल रहा है, तो उससे संबंधित आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे उस भाव, परंतु प्रभाव जरूर देगा। खाली भाव होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा। अब मान लीजिए कि गुरु हैं, वो पंचम भाव से, सप्तम भाव से और नवम भाव से बैठकर लग्न को देखते हैं, तो इनमें से किसी भी भाव में यदि गुरु बैठे होंगे तो वो आपको लग्न को देखेंगे, तो लग्न को क्या करेंगे, वो शुभ बनाएंगे। यानी कि प्रभाव, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह गुरु माने जाते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके लग्न को प्रभावशाली बनाएंगे। ये ऐसी स्थिति होगी। अब आपको यही देखना है कि आपके शुभ ग्रह लग्न को देख रहे हैं या फिर अशुभ ग्रह लग्न को देख रहे हैं। अब यदि आपको दृष्टियां नहीं पता, तो मैं एक बार दृष्टियों के बारे में यहाँ पर आपको ये मैंने एक चार्ट आपको दिखा दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि है। अब मान लीजिए मंगल दशम में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देखते हैं, तो ये पाप दृष्टि मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये गुस्से का व्यक्तित्व में, उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व को गुस्से वाला बना देंगे। कहीं ना कहीं व्यक्ति एग्रेसिव नेचर का होगा डेफिनेटली। और जो भी कार्य करना चाहेगा जल्दीबाजी में डिसीजन लेना चाहेगा, क्योंकि मंगल फटाफट कार्य को करवाना चाहते हैं, वर्क ओरिएंटेड है। अभी जैसे कि दशम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को वर्क ओरिएंटेड बनाता है। तो ये इस तरह की स्थितियां आपको समझनी होगी कि लग्न पर कौन से ग्रह का प्रभाव है, किन किन ग्रहों का प्रभाव है। यदि एक शुभ ग्रह का प्रभाव है, एक अशुभ ग्रह का प्रभाव है, तो उसको आपको प्रभाव को उसी तरह से समझना होगा। यानी 50% अशुभ है तो 50% शुभ है, तो उस प्रकार से आपको रिजल्ट समझने हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि यदि आपके लग्न में, यानी फर्स्ट हाउस में आपके कौन सी राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी की स्थिति को देखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो खाली भाव है आपकी कुंडली में, उसके स्वामी को देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पर लग्न ही हमने लिया और लग्न में यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। अब 10 नंबर में मैंने यहाँ पर जो शनि है वो यदि दशम भाव में बैठे हैं 7 नंबर, यानी उच्च के होकर बैठ जाए शनि, तो ये डेफिनेटली लग्न के प्रभाव को बढ़ा देगा, क्योंकि लग्नेश बली अवस्था में हो गए। तो आप ये नहीं कहेंगे कि लग्न जो खाली भाव है, लग्न खाली है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं है। इस पर शनि डेफिनेटली प्रभाव दे रहे हैं, और वो भी उच्च के होने के कारण लग्न के रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी व्यक्तित्व डेफिनेटली व्यक्ति का प्रभावशाली होगा और व्यक्ति जीवन में कर्मठ होगा, क्योंकि शनि कर्मठ बनाते हैं। तो ग्रहों के अकॉर्डिंग भी आपको देखना है कि ग्रह किस तरह से आपको परिणाम दे रहे हैं। अब शनि के ऊपर आप देखिए दो शुभ ग्रहों की दृष्टियां, यहाँ पर शुक्र 7वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, यानी लग्नेश को देख रहे हैं, लग्न के स्वामी को देख रहे हैं। और जो 9वीं दृष्टि से गुरु दूसरे भाव में बैठकर
शनि को देख रहे हैं, तो दो दो शुभ ग्रहों की दृष्टियां होने के कारण ये और निखार लाएगा व्यक्तित्व में, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर मजबूत स्थिति में हो गए। तो ये देखना है कि उसके जो स्वामी हैं, जो भाव खाली है उसका जो स्वामी है उसकी क्या स्थिति है। यदि वो शुभ है तो डेफिनेटली व्यक्ति को लग्न से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी खाली भाव से संबंधित जो खाली भाव है उसके स्वामी यदि अच्छी स्थिति में है तो अच्छे रिजल्ट व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। अब यदि यहीं पर नेगेटिव हो जाए लग्नेश, अब यहाँ पर आप देखिए लग्नेश जो है वो शनि है और वो कहाँ पे बैठे हैं, फोर्थ हाउस में बैठे हैं और वो नीच के हो गए हैं। अब फोर्थ हाउस में शनि अच्छे नहीं माने जाते बेसिकली, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति यहाँ पर ये नीच के हो गए हैं। अब आप देखिए कि अशुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर है। अगर राहु की दृष्टि को हम माने, हालांकि राहु की दृष्टि कुछ वो मानते नहीं है, बेसिकली कहीं ना कहीं राहु की दृष्टियां लेते नहीं है, परंतु अगर राहु की दृष्टि मानी जाए तो वो 5वीं 9वीं और 7वीं दृष्टि होती है। तो यहाँ पर 7वीं दृष्टि से राहु शनि को देख रहे हैं, तो राहु की दृष्टि नेगेटिव है। केतु के साथ बैठे हैं तो ये भी पापी ग्रह है, इसके साथ में बैठे हैं। और मंगल की दृष्टि भी आप देख रहे हैं शनि पर पड़ रही है, तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव स्टेज हो गई, यानी लग्न बिल्कुल ही कमजोर स्थिति में हो गया, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति का डेफिनेटली कमजोर हो गया है। वो अपना प्रभाव कहीं पर जाएगा तो छोड़ ही नहीं पाएगा, व्यक्ति सामने वाले से बात करे और उस पर प्रभाव ना पड़ पाए। व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी रहती है, यानी जीवन को संघर्ष में हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि लग्नेश मजबूत अवस्था में बैठे तो आप समझ लीजिए पूरा जीवन जो है वो एक अच्छी स्थिति में बीतता है। कहीं ना कहीं 50% कुंडली स्ट्रांग हो जाती है यदि लग्नेश मजबूत अवस्था में कुंडली में हो, और यदि वहीं कमजोर हो जाए तो ये जीवन को संघर्षमय बना देता है। साथियों, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, लग्नेश कुंडली का हीरो, और उसका मैं लिंक आपको आई बटन पर दे रहा हूं, आप यहां से जाकर भी देख सकते हैं। हालांकि आपको यह देखना है कि कुंडली में जो भाव खाली है उसका जो स्वामी है यदि वो पीड़ित अवस्था में चला जाएगा तो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी भाव हो। यहां पर मैंने लग्न को लिया तो उसको समझाया आपको। इसी के साथ साथ और भी पॉइंट्स हैं वो देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यदि भाव शुभ कर्तरी में है या फिर पाप कर्तरी में है, इनमें से किस मतलब कौन सी स्थिति में भाव है। अब ये शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी क्या है इसे आप समझिए। मान लीजिए यहां पर मैंने पंचम भाव लिया और पंचम भाव से जो पीछे का भाव है वहां पर शुभ ग्रह हो, और यदि पंचम भाव से आगे वाला भाव यानी छठा भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा हो तो ये शुभ कर्तरी में आते हैं। यानी जो भाव खाली है उसके पीछे वाले भाव में और आगे वाले भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे होंगे तो वो शुभ कर्तरी में कहलाएगा, यानी वो भाव शुभ कर्तरी में होगा। अब ऐसी स्थिति में होने पर इस भाव से संबंधित आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब ये भाव किसका है, संतान का है, ये भाव आपके ज्ञान का भाव है, विजडम का भाव है, आपके लॉटरी सट्टे का भाव है, आकस्मिक गेन का भाव है, पद का भाव है, फेम का भाव है, तो इससे संबंधित व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे डेफिनेटली। अब यदि यही भाव यदि पाप कर्तरी में आ जाए, अब पाप कर्तरी में कैसे आएगा कि इसके पिछले भाव में पाप ग्रह आ जाए जैसे राहु बैठे हुए हैं, अगले भाव में पाप ग्रह आ जाए जैसे मंगल बैठे हुए हैं, तो ये पाप कर्तरी बनेगी। अब पाप कर्तरी में यदि जब भाव आ जाता है कोई भी, तो ये एक नेगेटिव स्थिति बनती है, उस भाव से संबंधित आपको कमजोर यानी खराब प्रभाव मिलेंगे, नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। साथियों, अब इसके साथ साथ आपको एक ही पॉइंट को नहीं लगाना है, सभी पॉइंट को आप अप्लाई करके देखिए कि उस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, इसके जो स्वामी हैं इस भाव के वो कहां पर बैठे हैं, जैसे इसके स्वामी शुक्र हुए तो शुक्र की स्थिति को देखिए। तो ये सारे पॉइंट आपको एक एक करके अप्लाई करके देखना है और फिर उस भाव के रिजल्ट को आपको समझना है जो खाली भाव है। तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव उस खाली भाव का होगा ही। हाँ, अगर ये इनमें से कोई भी स्थितियां नहीं लगेंगी जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा तो फिर उसको हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आपको लगा के देखने हैं। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि उस भाव के जो नैसर्गिक कारक हैं उसे भी आप देखें। नहीं, नैसर्गिक कारक यानी नेचुरल रूप से उस भाव का जो कारक है कहीं ना कहीं जो माना जाता है शास्त्रों में, उसको आपको देखना है। बेसिकली अब पंचम भाव को यहाँ पर हमने लिया है, तो पंचम भाव के जो कारक हैं वो गुरु होते हैं। तो आपको कुंडली में गुरु की स्थिति को भी देखना है कि गुरु कहाँ पर बैठे हैं। अब मान लीजिए गुरु यहाँ पर बैठे हैं और गुरु यहाँ पर बैठ के कर्क राशि में बैठ के ये उच्च के हो गए हैं, उच्च के हो गए हैं तो ये डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देंगे आपको, और ये जिस भाव के कारक हैं उसका भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। यानी यहाँ पर पंचम भाव के कारक हैं तो ये पंचम भाव के आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देंगे। अब साथियों, आपको सभी पॉइंट जैसा कि मैंने बताया सारे पॉइंट्स आप लगा के देखिए, इस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि को देखिए, उनके स्वामी यानी शुक्र की स्थिति को देखिए, फिर शुभ कर्तरी पाप कर्तरी को देखिए, फिर नैसर्गिक कारक को देखिए। ये सारी स्थितियां जब आप लगा लेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये भाव कितने % पॉजिटिव है और कितना % नेगेटिव है, कहीं ना कहीं कितना इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको जीवन में देखने को मिलेगा। अब
अगर 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव, तो आप ये कहेंगे कि जैसा कि ये संतान का भाव है, तो आप ये कह सकते हैं कि संघर्ष से संतान की प्राप्ति होगी। या नॉलेज का भाव है तो संघर्ष से नॉलेज की आपको जीवन में नॉलेज मिलेगी, इस तरह की स्थितियां बनेगी। या फिर नॉलेज लेने में कोई बाधाएं रुकावटें आपको आएंगी, एजुकेशन लेने में कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगी। जो भी प्रमोशन होगा, पद मिलेगा, मान सम्मान जो आपको मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं एक बार तो आपको जीवन में संघर्ष या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परंतु अब ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि संतान की प्राप्ति होगी नहीं, ये क्योंकि खाली भाव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये संतान की प्राप्ति यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं उच्च के हो जाएंगे, तो ये तो डेफिनेटली दिखाता है कि संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब शुक्र की स्थिति को भी देखिए, क्योंकि शुक्र यहाँ के स्वामी है, उसकी स्थिति को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है, आपको सभी प्रभावों को देखना इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स आपको लगाने इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही खाली भाव का आपको प्रभाव कहना होगा। ये स्थितियां हैं। अब साथियों, यदि इनमें से कोई भी स्थिति ना क्रिएट हो, कोई भी स्थिति ना बने, तो आप क्या कहेंगे? यानी कि रियलिटी में यदि जो खाली भाव है उस पर किसी का भी प्रभाव ना आए, तो ऐसे में उस भाव को सुप्त भाव कह देते हैं। यानी वो भाव सो गया है बेसिकली, क्योंकि उस पर ना ही किसी ग्रह की दृष्टि हो, और उसका स्वामी जो है वो भी बहुत कमजोर स्थिति में नीच का हो जाए, डिग्री वाइज कमजोर हो जाए, फिर वो पाप कर्तरी में आ जाए, या फिर कोई कर्तरी ना बने, कोई भी ना पाप कर्तरी बने ना शुभ कर्तरी बने, तो ना ही शुभ प्रभाव होगा, ना ही यानी कोई भी प्रभाव नहीं होगा उसका। इसी प्रकार उसका जो नैसर्गिक कारक है वो भी कमजोर स्थिति में बैठा हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो जो भाव है वो सो जाता है, यानी कि उससे संबंधित आपको जीवन में बहुत ही कम परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि वो एक तरह से जीवन से वो चीज का अभाव हो जाता है। इस तरह से चीजें कहनी चाहिए, परंतु ऐसी स्थितियां बहुत ही रेयर देखने को मिलती हैं। जैसा कि एक्सपीरियंस में हमने पाया है कि कहीं ना कहीं कोई प्रभाव तो किसी ना किसी भाव पर होता है। अगर कहीं भी कोई स्थितियां ऐसी बनती है कि उस भाव पर खाली भाव पर कोई भी प्रभाव ना हो, तो वो भाव सुप्त भाव कहलाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि सुप्त भाव क्या होता है। अब मैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा और आपको चीजें समझाऊंगा कि खाली भाव किस प्रकार से प्रभाव देते हैं, या फिर सुप्त भाव कैसे रिजल्ट करते हैं। साथियों, अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो उदाहरण कुंडली लेने वाले हैं वो है सिंह लगन की जन्म पत्रिका। अब साथियों, ये पत्रिका आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो लग्न है वही यहाँ पर खाली है, मतलब यानी कि कोई भी ग्रह यहाँ पर नहीं बैठा हुआ। तो इस लग्न के परिणाम को हमें कैसे समझना है? अब हम यहाँ पर आप देखिए कि लग्न में जो पहला पॉइंट था हमारा कि कोई भी ग्रह की दृष्टि है या नहीं, तो सबसे पहले इस लग्न को में आप देखिए कि किसी ग्रह की दृष्टि है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखने को आपको मिलेगा कि गुरु की दृष्टि, जो कि 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, और गुरु जैसे कि मैंने बताया नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और इस कुंडली में भी आप देखेंगे तो पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो कहीं ना कहीं त्रिकोण के स्वामी होकर और नैसर्गिक रूप से शुभ होकर ये लग्न को देखेंगे, तो ये लग्न को डेफिनेटली प्रभावशाली बनाएंगे, यानी लग्न को ये मजबूत बनाएंगे। तो ऐसे में व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा। इसके साथ अब सेकंड जो पॉइंट था हमारा वो है कि कहीं ना कहीं लग्नेश की स्थिति, यानी जो खाली भाव है उसके जो स्वामी है उसकी स्थिति को देखिए। तो यहाँ पर खाली भाव ये है, लग्न में सिंह राशि लिखिए, 5 नंबर लिखिए, और उसके स्वामी होते हैं सूर्य। और सूर्य की स्थिति को आप देखेंगे तो नवम भाव में सूर्य बैठे हैं, और वो भी मेष राशि में, यानी कि उच्च के होकर बैठे हैं यहाँ पर सूर्य। तो डेफिनेटली लग्नेश भी बहुत ही अच्छी पोजीशन में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यानी डेफिनेटली लग्न भी मजबूत अवस्था में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है कि लग्न जो खाली भाव है वो शुभ कर्तरी में है या फिर पाप कर्तरी में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी कर्तरी नहीं बन रही, क्योंकि उनके आगे पीछे वाले भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन फोर्थ पॉइंट की बात करें कि उस भाव का जो कारक है नैसर्गिक रूप से जो कारक माना जाता है, तो फर्स्ट हाउस का नैसर्गिक रूप से कारक सूर्य ही माने जाते हैं। तो यदि सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य फिर से वही आप देखेंगे कि मेष राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। तो सूर्य की स्थिति को हमें हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जाना, तो बेसिकली बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। हालांकि उनकी अपनी डिग्री 29 डिग्री है, यानी बहुत कमजोर डिग्री के हैं, एक तरह से मृत अवस्था के आप कह सकते हैं, परंतु उच्च के होने के कारण ये इनके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। तो यानी लग्न कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, और लग्नेश भी मजबूत स्थिति में होने के कारण ये स्थिति अच्छी बनेगी। यानी ऐसा व्यक्ति के आप ये नहीं कहेंगे कि लग्न खाली है तो इसका ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, डेफिनेटली इनके ऊपर शुभ प्रभाव है लग्न के ऊपर। अब हम एक और जन्म पत्रिका लेते हैं और उससे समझते हैं। यहां पर हमने कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका ली है, और इसमें जो हम भाव एज्यूम करने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो है
छठा भाव, अब यहाँ पर छठे भाव की स्थिति को हम समझने की कोशिश करते हैं। छठा भाव यहाँ पर खाली भाव है और इस पे सबसे पहला पॉइंट हम अप्लाई करके देखेंगे कि किसी ग्रह की दृष्टि है या नहीं। यहाँ पर तो इस कुंडली में किसी भी ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर नहीं पड़ रही है बजाय राहु के, क्योंकि हालांकि राहु की, जैसा कि मैंने बताया, दृष्टियां नहीं मानी जाती। अगर मानेंगे तो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो यहाँ पर 9वीं दृष्टि राहु की, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती। तो कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे कि इस भाव पर कोई दृष्टि है नहीं, क्योंकि राहु की दृष्टि को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। अब सेकंड पोजीशन जो है कि इस भाव के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति को देखना है। तो इस भाव के स्वामी यहाँ पर 4 नंबर राशि लिखी है, कर्क राशि, और उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। उसकी स्थिति को देखेंगे तो आप वो दशम भाव में बैठे हैं और नीच राशि के होकर बैठे हैं, और उनकी डिग्री को आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं 1 डिग्री के हैं, तो यानी कि बहुत कमजोर स्थिति में है, यानी कि मृत अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर ये वृश्चिक राशि में, यानी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं और राहु के साथ विद्यमान है। हालांकि शुक्र भी इनके साथ में है, पर उनके पास भी कहीं ना कहीं कोई पावर नहीं है, क्योंकि शुक्र भी 0 डिग्री के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राहु के साथ बैठने से ये यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यानी कि जो छठे भाव के स्वामी है चंद्रमा, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही कमजोर स्थिति में है। तो जो खाली भाव है उसके स्वामी कमजोर स्थिति में हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि जो भाव खाली है वो शुभ कर्तरी में है या फिर पाप कर्तरी में है। तो आप देखेंगे शुभ कर्तरी में भी नहीं है और ना ही पाप कर्तरी में, ये क्लियर तौर पर नजर आ रहा है। यानी थर्ड कंडीशन है जो वो फुलफिल नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे फोर्थ कंडीशन के बारे में। फोर्थ कंडीशन कहती है कि जो भाव खाली है उसके लिए जो नैसर्गिक रूप से कारक है उस ग्रह की स्थिति को देखिए। तो यहाँ पर नैसर्गिक रूप से कारक छठे भाव के मंगल बनते हैं, और मंगल चले गए हैं सूर्य के साथ में युति में, और ये अस्त हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर मंगल एक तो शत्रु राशि में बैठे हैं और अस्त हो गए हैं। हालांकि ये शुक्र के साथ में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु जो जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी शुक्र आप देखेंगे 0 डिग्री के हैं, यानी बिल्कुल ही कमजोर स्थिति में बैठे हैं उसके राशि स्वामी। तो यहाँ पर मंगल में भी वो प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी मंगल की स्थिति कोई ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें तो फोर्थ कंडीशन भी का प्रभाव भी एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव ही है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाएगा कि छठे भाव में ना ही किसी ग्रह की दृष्टि है, इसके स्वामी की जो स्थिति है वो भी कमजोर है, ना ही शुभ कर्तरी में है ना ही पाप कर्तरी में है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मंगल की स्थिति भी कमजोर है। तो ये भाव लगभग सुप्त इस अवस्था में ही चला जाएगा, यानी कि इन जिनकी भी ये जन्म पत्रिका है उनके जीवन में आप देखेंगे कि इस भाव का प्रभाव नगण्य हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि छठा भाव है और छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है, अब इसका प्रभाव नगण्य हो जाए तो अच्छी बात है, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि छठे भाव के भी कमजोर होना भी उतना प्रबल, हालांकि ये कुंडली का अशुभ स्थान है, कमजोर होना अच्छी बात है, परंतु कहीं ना कहीं ये नेगेटिव स्थिति बनती है, खासकर छठे भाव के लिए। तो छठे भाव में आप देखेंगे, क्योंकि यहां से हम सेवा को देखते हैं, यानी सर्विस इंडस्ट्रीज को देखते हैं, जॉब को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जॉब लेने में बहुत मशक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानियां आएंगी, क्योंकि वो भाव ही कमजोर हो गया है। कमजोर का मतलब है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया, बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि ये सुप्त भाव बन गया है। अगर इनकी कुंडली में आप देखें, यदि कहीं ना कहीं राहु का दृष्टि इन पर ना हो और मंगल यदि कमजोर स्थिति में और हो जाते, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल ही सुप्त भाव हम इसे कह सकते थे। तो इनके परिणाम इन्हें 0 प्राप्त होते, परंतु कहीं ना कहीं अब इसके परिणाम प्राप्त होंगे तो बहुत ही मशक्कत के बाद, बहुत ही संघर्ष के बाद। ऐसे में आप देखेंगे कि व्यक्ति को जॉब लेने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये कंपटीशन का हाउस है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, तो यहाँ पर व्यक्ति जिससे भी कंपटीशन करे वहां पर हार का सामना करे, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। व्यक्ति के अंदर कंपटीशन की भावना होगी ही नहीं, दूसरे से कंपटीशन करना नहीं चाहेगा, ऐसी स्थितियां होंगी। तो ये बहुत ही नेसेसरी चीज है आज के इस दौर में। व्यक्ति को यदि चीजों को आगे बढ़ने के लिए उसे कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लेना होता है, कंपटीशन चाहिए होता है, तभी भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये अगर ये कमजोर हो जाएगा तो ये एक परेशानी वाली स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो आशा करता हूँ ये आपको कुंडली का खाली भाव का आपको प्रभाव समझ में आया होगा। अब हम एक और कुंडली लेते हैं और उसके बाद वीडियो को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। यहाँ पर हम उदाहरण कुंडली ले रहे हैं। अब उदाहरण कुंडली में आप देखेंगे वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका ली, और यहाँ पर हमने लग्न को ही यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि लग्न में यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ, यानी कि ये खाली भाव है। अब इसके भाव को कैसे इसको समझेंगे? सबसे पहले देखें कि पहला पॉइंट कहता है कि किसी ग्रह की दृष्टि हो उस भाव पर। तो यहाँ पर साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है कि गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है लग्न पर, यानी कि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है। तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई, क्योंकि गुरु की दृष्टि को अमृत रूपी दृष्टि माना गया।
तो ये जहां पर भी दृष्टि डालेंगे उस भाव में उसकी वृद्धि करेंगे, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति के लिए एक अच्छी स्थिति बनी। अब सेकंड स्थिति कहती है कि इस भाव के स्वामी को देखें। इस भाव के स्वामी कौन है? यहाँ पर मंगल बने, क्योंकि वृश्चिक राशि है तो मंगल इनके स्वामी हुए। तो लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में चला गया। पहली स्थिति तो यही कमजोर हुई। दूसरी स्थिति आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 0 डिग्री की है, यानी कि बिल्कुल ही आप कहेंगे बाल्यावस्था में है यहाँ पर ये, और वक्री हो गए, यानी वक्रत्व इन्हें हालांकि प्राप्त हो गया है, परंतु कहीं ना कहीं 0 डिग्री के कारण इनका प्रभाव बिल्कुल नगण्य है। अब ये स्थिति को देखिए कि लग्नेश पर किन ग्रहों की दृष्टियां हैं। तो यहां पर आप देखने को मिलेगा कि लग्नेश पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो लग्नेश पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना होने के कारण ये और इनकी कमजोर स्थिति होगी, यानी कि लग्नेश पूर्ण रूप से कमजोर स्थिति में यहां पर चले गए हैं। हालांकि गुरु का दृष्टि है, वो पॉजिटिव प्रभाव देगा, परंतु लग्नेश का कमजोर हो जाना ये जीवन में व्यक्ति को आत्मविश्वास में उसके कमी करेगा व्यक्ति के, और इसके साथ में व्यक्ति जहां पर भी प्रभाव नहीं दे पाएगा, जहां पर जाएगा वहां पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लग्नेश में जब लग्नेश कमजोर होता है तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, और अष्टम भाव वैसे भी ऑब्स्टिकल का हाउस है, कहीं ना कहीं रुकावटों का स्थान है। तो जीवन में समय समय पर प्रॉब्लम्स आती रहें, कोई ना कोई रुकावट जीवन में सामना उनको करना पड़े, तो ये स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। अब हम थर्ड स्थिति को देखेंगे। थर्ड स्थिति कहती है कि जिस भाव को हम देख रहे हैं, जो खाली भाव है, वो यदि पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में, तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही, तो यानी कि थर्ड कंडीशन तो लागू हो ही नहीं रही है। फोर्थ कंडीशन को देखें तो इस भाव का जो कारक है वो सूर्य माना जाता है, यानी फर्स्ट हाउस का लग्न का कारक सूर्य माना जाता है, और सूर्य चला गया है 12वें भाव में। पहली स्थिति ये नेगेटिव हुई। दूसरी स्थिति ये यहाँ पर नीच राशि के हो गए। हालांकि शुक्र साथ में बैठे हैं, पर और शुक्र साथ में बैठने के कारण ये तुला राशि में स्वग्रही हुए, तो ये नीच भंग कर दिया इन्होंने सूर्य का नीच भंग हुआ, तो ये एक ऐसी स्थिति है, परंतु कहीं ना कहीं ये नेगेटिव स्थिति में ही सूर्य माने जाएंगे। तो यानी कि कारक में और केतु के साथ बैठे हैं तो ये ग्रहण लग गया, तो ये एक अशुभ स्थिति हुई। और शुक्र कोई इनके मित्र ग्रह नहीं है, शुक्र इनके शत्रु ग्रह ही है, तो कहीं ना कहीं ये सूर्य के लिए नेगेटिव स्थिति बनी। तो जो लग्न के कारक ग्रह हैं सूर्य, उनकी भी स्थिति यहाँ पर कमजोर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दो जो प्रभाव हैं, एक तो लग्नेश की स्थिति और सूर्य का कमजोर होना, ये नेगेटिव ले जा रहा है, परंतु जो व्यक्तित्व को बचा रही है दृष्टि, वो गुरु की दृष्टि बचा रही है, एक पॉइंट। और गुरु की दृष्टि डेफिनेटली इनको जीवन में अच्छा प्रभाव देगी, परंतु साथ साथ में इनको नेगेटिव प्रभाव यानी संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा, और वहां पर गुरु इनका बचाव करेंगे। तो एक मिश्रित फल वाली स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कुंडली का जो खाली स्थान है उसमें कोई प्रभाव ही नहीं है, कोई ना कोई प्रभाव तो अवश्य देखने को आपको जीवन में मिलता है। और बहुत रेयर ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि किसी भाव पर बिल्कुल ही प्रभाव ना हो, किसी भी ग्रह का प्रभाव ना हो। तो यदि खाली भाव में कोई भी ग्रह का प्रभाव नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं रूप से सुप्त भाव बन जाता है, और यानी कि उसके जो प्रभाव हैं वो नगण्य हो जाएंगे। आपको जीवन में बहुत ही कम प्रभाव उस भाव से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो ये आज का विषय आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप सुप्त भाव के ऊपर वीडियो चाहते हैं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सुप्त भाव के क्या प्रभाव होते हैं, यानी लग्न से लेकर 12 भावों तक अगर कोई भी भाव सुप्त हो जाए तो उसके क्या प्रभाव रहेंगे। यदि इस तरह का आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, तो मैं आगे बनाने की कोशिश करूंगा उसको। और ये आज का वीडियो कैसा लगा इसे भी आप जरूर बताइए, कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सुझाव है तो आप जरूर बताइए। यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर या फिर जो आपको इस पीपीटी के दौरान नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।